सबसे पहले दोस्तों मैंने आप लोगों को डिमांड के बारे में क्या बताया था? डिमांड का मतलब है क्वांटिटी कंज्यूम्ड बाय वेरियस कंज्यूमर्स एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा था जब भी डिमांड लिखो तो सिर्फ क्वांटिटी कंज्यूम लिखने से नहीं चलेगा, प्राइस और पॉइंट ऑफ टाइम का रेफरेंस देना होगा। फिर अपन मूव किए थे और अपने टाइप्स ऑफ डिमांड के बारे में बात किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड के बारे में। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब है कितना क्वांटिटी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर खरीद रहा है एट डिफरेंट प्राइसेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मार्केट डिमांड में जब अपने बात कर रहे थे तो मार्केट डिमांड में अपने सीखे थे कि अपने लोग सिर्फ एक कंज्यूमर का नहीं, अपने ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स का मार्केट के केस में बात कर रहे होते हैं। सो इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, दिस वर द कंसेप्ट्स, राइट? इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, दिस वर द कंसेप्ट्स, राइट? यस सर, दिस वर द कंसेप्ट। सर बातचीत को आगे बढ़ाइए आप। इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड के बाद दोस्तों हम लोग कहां शिफ्ट किए थे? अपने लोग बात किए थे ज्वाइंट डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ रहे थे। इंडिविजुअल एंड मार्केट डिमांड फर्स्ट पढ़े थे, उसके बाद मैं आपको बताया था ज्वाइंट डिमांड। ज्वाइंट डिमांड का मतलब होता है डिमांड फॉर गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो कार एंड पेट्रोल ऑलवेज यूज्ड टुगेदर, ज्वाइंट डिमांड। डिमांड फॉर सच गुड्स इज कॉल्ड ज्वाइंट डिमांड। एंड ऐसे गुड्स को क्या बोलते हैं अपने? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जिन गुड्स के लिए ज्वाइंट डिमांड एग्जिस्ट करता है उनको अपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। इसको हटाइए, अब अपने लोग नेक्स्ट फोकस करते हैं अपने लोग का एक्सांटे एंड एक्सपोज्ड डिमांड पे। एक्सांटे एंड एक्सपोज्ड डिमांड पे। एक्सांटे डिमांड एक प्रेडिक्शन बेस्ड डिमांड था। अगर आप किसी को बोलते हो कि यार मेरे को लगता है लुकिंग एट द मार्केट्स कि जब प्राइस 10 रुपीज होगा तो डिमांड 100 यूनिट्स होगा, दैट इज एक्सांटे, बिकॉज यू आर गिविंग अ प्रेडिक्शन, इट्स लाइक अ प्रेडिक्शन गोइंग ऑन। एक्सपोज्ड में क्या होता है? आप किसी को बोलते हो कि यार जब प्राइस 10 रुपीज हुआ था तब एक्चुअल डिमांड 80 यूनिट्स था। तो व्हेन यू आर सेइंग कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, दैट इज एक्सपोज्ड डिमांड। एक्सपोज्ड इज ऑलवेज आफ्टर द इवेंट हैज ऑकर्ड, मतलब जब 10 रुपीज प्राइस हो गया तो क्या डिमांड था, दैट इज एक्सपोज्ड डिमांड। फिर अपने शिफ्ट किए थे और अपने बातचीत किए थे डिराइव्ड डिमांड के बारे में। क्योंकि रिवीजन है सो आई एम गोइंग वेरी फास्ट, रिवीजन है इसलिए आई एम गोइंग वेरी फास्ट। अपने अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो इसका मतलब आप लोगों ने क्लासेस ठीक से की हैं। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब आप लोगों ने कहीं ना कहीं कोई क्लास मिस की है या ठीक से अटेंड नहीं किया, तो वो भी देखिएगा जाके, ठीक है? सुनिएगा। डिराइव्ड डिमांड, डिराइव्ड डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जो कि एक तरह से इनडायरेक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डायरेक्ट डिमांड है कि यार मेरा रूम ठंडा रहे, उसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको किस चीज का दरकार पड़ता है? एयर कंडीशनर का। सो डिमांड फॉर एयर कंडीशनर इज डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड का मतलब वो डिमांड जो डायरेक्टली अराइज नहीं हुआ, डिमांड किसी और चीज के लिए डायरेक्टली अराइज हुआ, इस वजह से उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए इस चीज का डिमांड अराइज हुआ। आप लोगों को डायरेक्टली नॉलेज चाहिए, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को एक्सेल करना है, ये आप लोगों का डायरेक्ट डिमांड था, इस वजह से आप लोग मेरे पास आए, दैट इज। तो मेरा डिमांड जो है वो डिराइव्ड डिमांड है। जो बुक्स आप लोग लेते हो वो डिराइव्ड डिमांड है बुक्स का, करेक्ट? इसके बाद मैंने आप लोगों को डिमांड का एक और कंसेप्ट बताया था विच वाज कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब था डिमांड फॉर दोस कमोडिटीज विच हैव मल्टीपल यूजेस। उन गुड्स का डिमांड जिनका यूजेस मल्टीपल है, जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, मिल्क, मल्टीपल यूजेस में आप ले सकते हो, कंपोजिट डिमांड। इसके बाद अपन बात किए थे लॉ ऑफ डिमांड का। लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ डिमांड स्ट्रेट अवे ये बात कहता है कि किसी भी कमोडिटी का अगर प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, एंड अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस घटेगा तो उसका क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रहा है, बाकी सारे फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो कांस्टेंट है। सवाल है व्हाट फैक्टर्स, इसीलिए अपने लोग एक टॉपिक पढ़े थे जिसका नाम था फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में अपने लोग पहला पॉइंट पढ़े थे ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि अगर कमोडिटी का खुद का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, और कमोडिटी का खुद का प्राइस घटता है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 अपने पढ़े थे इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर को अपने 3 पार्ट्स में बांटे थे, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज। अगर एक नॉर्मल गुड है तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा आप उस गुड को और खरीदोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका इनकम बढ़ रहा है आप और ट्रेवल करोगे, टूरिज्म और करोगे, आप और कपड़े खरीदोगे, नॉर्मल गुड्स। इंफीरियर गुड्स मतलब लो क्वालिटी गुड्स, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप लो क्वालिटी गुड्स का कंजम्पशन कम करोगे। यस और नो? यस सर। तो इसका मतलब इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, अगर इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा। इनएक्सपेंसिव नेसेसिटीज लाइक नमक, मैच बॉक्स, क्या होता है इनके केस में, अगर आपका इनकम बढ़ता है तो मे भी कुछ ऐसे हाउस होल्ड्स होंगे जो अपना कम नमक कंज्यूम करते थे, बिकॉज बेचारों के पास उतना भी इनकम नहीं था कि नमक भी ठीक से खरीद सके। तो मे भी इनकम बढ़ने के बाद थोड़ा सा डिमांड बढ़ेगा, बट इवेंचुअली डिमांड कर्व एकदम कांस्टेंट हो जाएगा। डिमांड कर्व एकदम कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज, कोई अगर इनकम बढ़ रहा है तो ये नहीं है कि इन एक्सपेंसिव नेसेसिटीज भी खरीदते रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो मुकेश अंबानी फिर एंटीला की जगह उसमें नमक का पहाड़ पे बैठा होता।
तो दैट इज नॉट अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, राइट। अपने निकलते हैं इससे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। पहला पॉइंट था प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, दूसरा था इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरा है प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। रिलेटेड कमोडिटीज दोस्तों दो तरीके की होती है, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स, ध्यान से सुनना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो हमेशा साथ यूज होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो गुड्स जो एक दूसरे से कंपीट करते हैं। फिर से, कॉम्प्लीमेंट्री का गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो साथ यूज होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब वो जो एक दूसरे से कंपीट करते हैं। अब आप लोग को मैं बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर, याद रखिएगा मैं बता रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर क्या होता है। जैसे कार एंड पेट्रोल, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी कम होगा, यस और नो। अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉर पेट्रोल भी कम होगा, यस और नो। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में मैं आपको क्या बोला था, अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ रहा है, एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, जानी दुश्मन है, तो अगर प्राइस ऑफ टी बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी बढ़ेगा, यस और नो। सर बिल्कुल सही बात करते हो आप। तो ये था अपने लोगों का प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज। फिर और भी फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड अपने पढ़े थे, जैसे कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अगर टेस्ट फेवर में गया तो डिमांड बढ़ेगा, टेस्ट अगेंस्ट गया तो डिमांड घटेगा। इस बारे में अपने लोगों ने बातचीत की थी। ये कुछ पॉइंट्स थे जो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के अंदर अपने किए थे, और भी थे पर मेन 3-4 पॉइंट्स यही थे, तो इसलिए मैंने इसको समराइज किया। रिवीजन चल रहा है, स्पीड ऐसे ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर अपने लोग बातचीत किए थे अबाउट व्हाट, सर अपने बात किए थे व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डिमांड कर्व होता है वो नीचे की तरफ झांक रहा होता है, डिमांड कर्व जो होता है वो नीचे की तरफ स्लोप कर रहा होता है। द क्वेश्चन इज व्हाई। इसके लिए मैंने आप लोगों को मेन 3 रीजंस बताए थे 4 पर मेन 3 रीजंस मैंने बताए थे व्हाई इज द डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग में। पहला पॉइंट मैंने जो आप लोगों को बताया था वो तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोलता है कि जैसे जैसे यू कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, योर सेटिस्फेक्शन लेवल इज अचीव्ड एंड देयरफॉर आपका जो विलिंगनेस टू परचेज है मोर एंड मोर यूनिट्स वो कम हो जाता है। जब आपका विलिंगनेस टू परचेज एडिशनल यूनिट्स कम हो जाता है, देन योर विलिंगनेस टू पे फॉर दैट कमोडिटी विल आल्सो डिक्रीज। इस वजह से क्या हो रहा है, जैसे जैसे क्वांटिटी राइज हो रहा है, विलिंगनेस टू पे यानी कि प्राइस इज फॉलिंग। तो वही रिलेशन तो अपने को समझाना था डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, कि क्वांटिटी बढ़ रहा है तो प्राइस घट रहा है। पहला पॉइंट लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पॉइंट नंबर 2 इनकम इफेक्ट। इनकम दो तरीका का होता है, रियल और नॉमिनल। नॉमिनल इनकम का मतलब होता है जो इनकम आपके हाथ में आ रहा है। नॉमिनल इनकम का मतलब होता है जो इनकम आपके हाथ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, अगर 10,000 रुपीज नॉमिनल इनकम है, मतलब दिस इज व्हाट यू आर रिसीविंग इन योर हैंड। रियल इनकम का मतलब होता है परचेजिंग पावर। अब अगर दो वर्ल्ड्स है, दोनों में नॉमिनल इनकम 10,000 है, लेकिन वर्ल्ड ए जो है, वर्ल्ड ए में एक कमोडिटी की प्राइस 100 रुपीज है, वर्ल्ड बी में उसी कमोडिटी की प्राइस 50 रुपीज है, तो कंज्यूमर का परचेजिंग पावर ज्यादा कहां होगा। वर्ल्ड ए में इनकम 10,000 है और 100 रुपीज पर कमोडिटी की प्राइस है, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो कंज्यूमर कितना खरीद पाएगा वर्ल्ड ए में, 100 यूनिट्स, पर वर्ल्ड बी में वो कितना खरीद पाएगा, 200 यूनिट्स, क्योंकि प्राइस सिर्फ ₹50 है। तो ज्यादा परचेजिंग पावर किस में हुआ, वर्ल्ड बी में। भले ही नॉमिनल इनकम दोनों में 10,000 था, बट वर्ल्ड बी में जो कंज्यूमर है उसका परचेजिंग पावर ज्यादा हुआ। परचेजिंग पावर ज्यादा होना मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी ले पा रहा है, 200 यूनिट्स। तो इसका मतलब इफ रियल इनकम इज मोर देन क्वांटिटी कंज्यूम विल बी मोर। ये जो दोनों वर्ड है इसमें रियल इनकम के बीच में फर्क क्यों आया, बल्कि क्योंकि नॉमिनल इनकम तो सेम ही था, तो भी रियल इनकम अलग अलग क्यों आया। इसका रीजन स्ट्रेट अवे जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका रीजन स्ट्रेट अवे जाता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि वर्ल्ड बी में जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी था वो कम था। वर्ल्ड बी में जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी था वो कम था। ऐसे अगेन वर्ल्ड बी में जो प्राइस ऑफ कमोडिटी था वो कम था, इस वजह से कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वर्ल्ड बी में वो ज्यादा था कंपेयर टू वर्ल्ड ए। एज अ रिजल्ट अपने लोग बोल सकते हैं कि जब रियल इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, और रियल इनकम कब बढ़ता है, जब प्राइस घटता है। तो इनडायरेक्टली प्राइस इज फॉलिंग, डिमांड इज राइजिंग। इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्राइस ऑफ टी राइजेस। जब प्राइस ऑफ टी राइज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड फॉर टी फॉल हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ टी फॉल हो रहा है तो इवेंचुअली क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी इज राइजिंग। इवेंचुअली क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉफी इज राइजिंग। यस सर, ये बात समझ में आ गया हम लोगों को। तो ये था सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ये 3 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया था। एक 4th पॉइंट भी रिवाइज करवा देता हूँ रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व का। वो 4th पॉइंट दोस्तों ये था, क्या था सर, मैं 4th पॉइंट आप लोगों को याद दिला दूं कि वो 4th पॉइंट हमारा ये था, गुड्स विथ मल्टीपल यूजेज। अब अगर एक इलेक्ट्रिसिटी का बात करें या अपने लोग मिल्क का बात करें, इलेक्ट्रिसिटी हो या मिल्क हो उसका मल्टीपल यूजेज है, यस और नो। इलेक्ट्रिसिटी हो या मिल्क हो उसका मल्टीपल यूजेज है, यस और नो। तो ये लॉ ये बोलता है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इसलिए होता है बिकॉज ये लॉ बोलता है कि भाई अगर एक कमोडिटी का प्राइस कम है, कमोडिटी का अगर प्राइस कम है तो कंज्यूमर जो है अपना लेस नेसेसरी पर्पसेस के लिए भी वही गुड खरीदेगा। फॉर एग्जांपल अगर मिल्क का दाम घट जाता है तो कंज्यूमर मिल्क को पीने के लिए तो यूज करेगा ही, लेकिन दही बनाने के लिए भी वो दही खरीदेगा नहीं, वो दही बनाने के लिए भी घर पे ही बनाएगा और मिल्क खरीदेगा।
तो मतलब लेस इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए भी आप यूज करोगे मिल्क को, लेकिन जैसे ही प्राइस बढ़ता है आप उसको सिर्फ मोर इंपॉर्टेंट यूजेस के लिए यूज करते हो, बाकी यूजेस के लिए आप उसको नहीं काम में लेते। दैट्स व्हाट अनदर पॉइंट इज रीजन बिहाइंड द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। 4 पॉइंट्स एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और फाइनली गुड्स विद मल्टीपल यूजेस। एक और क्वेश्चन आता है, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया इज द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया इट्स द सम टोटल ऑफ इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। यस सर, आपने ये बता रखा है, हटाइए यहां से, निकलिए सर आप। मैंने बताया था एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड मतलब वो केसेस जहां पे लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता है। पहला पॉइंट क्या था आपका, गिवन गुड्स। गिवन गुड्स में आप क्या देखे थे कि जब प्राइसेस बढ़ता है ब्रेड का, तो ब्रेड का डिमांड पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। ये अब नॉर्मल बिहेवियर, पहला एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड का। तो यानी कि व्हेन प्राइस राइजेस डिमांड इज राइजिंग, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इज फॉलिंग। गिवन गुड्स में मैंने आप लोगों को बोला था कि ये मत भूलना कि जब भी गिवन गुड्स का डेफिनेशन लिखो, आप लोग लिखोगे गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स। फिर से, गिवन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स whose price rise, whose with rise in the prices demand rises and whose with the fall in the prices demand falls. Given goods are a category of inferior goods. हटिए, आगे बढ़िए। मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट बताया था आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील, जिसको कंस्पिकुअस कंजम्पशन भी बोलते हैं, कि अपने लोगों को जब शो ऑफ करना रहता है, अपना सोसाइटी में प्रेस्टीज दिखाना रहता है, तो अपने लोग का जब प्रोडक्ट का प्राइसेस हाई भी होता है तो वी परचेज मोर एंड मोर, जिससे सोसाइटी में शो ऑफ करे कि देख महंगा प्रोडक्ट भी हम अफोर्ड कर सकते हैं। स्नॉब अपील। तीसरा था बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट ये बोलता है कि भले ही कोई प्रोडक्ट लो प्राइसेस पे अवेलेबल है, पर सब कोई एक महंगे प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, तो भले ही आप लॉजिकली जानते हो कि एक सस्ता प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है जिससे सेम काम हो सकता है, पर क्योंकि सब महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आप भी महंगा प्रोडक्ट खरीदते हो। बैंड वैगन इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट था वेबलिन इफेक्ट। वेबलिन इफेक्ट में आप कोई प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हो क्योंकि आपको ये सेटिस्फैक्शन चाहिए कि आपके पास वो है जो किसी और के पास नहीं है। मान लो प्ले स्टेशन का एग्जांपल मैंने रेगुलर क्लास में लिया था। PS1, PS2, PS3, PS5 तक आ चुका है, आपके सारे फ्रेंड्स के पास PS3 तक है, आप PS5 खरीदते हो जस्ट टू शो ऑफ, जस्ट टू शो ऑफ। दैट इज अ काइंड ऑफ वेबलिन इफेक्ट, जो आप खरीदते हो जो किसी और के पास नहीं है, चाहे उसका प्राइस ज्यादा ही हो, वेबलिन इफेक्ट। और एक और पॉइंट मैं आप लोगों को याद दिला दूं, क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप। क्वालिटी प्राइस रिलेशनशिप में दोस्तों अपने क्या पढ़े थे कि व्हेन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज हायर, अपने सोचते हैं कि दिस प्रोडक्ट मस्ट बी ऑफ अ बेटर क्वालिटी एंड वी बाय मोर ऑफ इट। प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप इज व्हाट वी हैड डन, ठीक है ना। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तब क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है रेदर देन फॉलिंग, ये हो गया। और एक था एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइसेस। आपको लगता है फ्यूचर में किसी चीज का दाम बढ़ने वाला है, कोई इमरजेंसी आने वाला है, तो आज कुछ नहीं हुआ, फ्यूचर में आने वाला है, इस बात का डर से, आया भी नहीं है, इस बात का डर से अपने आज ही क्वांटिटी कंज्यूम ज्यादा कर लेते हैं, नो मैटर व्हाट द प्राइस इज टुडे। तो ये भी एक नॉर्मल बिहेवियर है। दिस इज आल्सो एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मूविंग ऑन, ये वाला टॉपिक से अपने लोग निकलते हैं, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड, और अपने क्लास टॉपिक पर आते हैं जो अपने लोग डिमांड में किए थे, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट। मूवमेंट में हमने क्या बताया था आपको कि मूवमेंट होता है ड्यू टू ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, शिफ्ट होता है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक इनकम, रिलेटेड कमोडिटीज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, पॉपुलेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। शिफ्ट उसकी वजह से होता है। मूवमेंट को चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं, शिफ्ट को चेंज इन डिमांड बोलते हैं। मूवमेंट में दो टाइप्स होता है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। शिफ्ट में दो टाइप्स होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। शिफ्ट में दो टाइप्स होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। सर सीधी सी बात है, आगे बात करिए। जब अपने बात करते हैं एक्सटेंशन का, एक्सटेंशन के केस में क्या होता है, प्राइस फॉल्स देयरफॉर क्वांटिटी डिमांडेड राइजेस, एंड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, प्राइस राइजेस सो क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। एक्सटेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है, एक्सटेंशन में डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम कर्व होता है। शिफ्ट दो तरीका का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज इन डिमांड में होता है राइटवर्ड शिफ्ट, इंक्रीज इन डिमांड में होता है राइटवर्ड शिफ्ट, मतलब उसी कर्व पर आप नहीं मूव कर रहे होते, आप एक दूसरे कर्व पे जाते हो। इंक्रीज में राइटवर्ड शिफ्ट, डिक्रीज में लेफ्टवर्ड शिफ्ट। ये था पूरा का पूरा क्लास का समरी, जो 3 डिमांड के क्लासेस हम लोग किए थे।